हेलो। हाय। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। स्टार्ट करें या फिर कुछ? चलो, खाना खाया? कैसे जा रहा है आज का दिन? आज संडे है। ओके। संडे संडे आराम रहता है तो थोड़ा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए। थैंक यू की क्या बात अरे नहीं, बिकॉज कभी ये तो आउट ऑफ ऐसे ही हम पोलाइटनेस कर रहे हैं। बिकॉज है। बिकॉज एक्चुअली डे इन एंड डे आउट जब मैं सोती हूँ जागती हूँ, आजकल मैं अपने पेरेंट्स को देख रही हूँ ना। ओल्ड एज। हाँ। मेरी हालत हाँ। पतली हो जाती है ओल्ड एज देख के। तो मेरे को समझ नहीं आता कि हाउ whom शुड आई आस्क फॉर हेल्प। तो तब दिमाग में ओके। सिर्फ एक नाम आता है, डॉक्टर कल्पेश। ओके, थैंक यू सो मच। और सूरत एक्चुअली जो ओल्ड एज। हाँ। सही। जी जी, सूरत में। ओल्ड एज में जैसे पहले कहते हैं कि बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं पेरेंट्स, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फिर। जो बच्चे होते हैं उनके लिए वो समहाउ अनएक्सेप्टेबल चीज हो जाती है कि यार, जिनसे हमने सारी चीजें सीखी है, अब इनको बार बार हमें पुश करना पड़ रहा है, बार बार समझाना पड़ रहा है, बार बार पोक करना पड़ रहा है, तो वो समहाउ मिसमैच हो जाता है दिमाग में। हाँ इस वजह से थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं, तब वो बिल्कुल भी बेफिक्र होके एक ही चीज को बार बार 50 बार भी पूछेंगे, तब भी वो रीअश्योर करके बड़े प्यार से समझाते हैं। बिकॉज उनके दिमाग में क्लियर है कि बच्चे न्यू बॉर्न है या नए नए अब बड़े हो रहे हैं, तो उनकी मेमोरी खाली है, उनको फीड करना पड़ेगा। बट जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से ही सारी चीजें सीखे होते हैं। तो इस वजह से ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि जब पेरेंट्स वैसे बिहेव करने शुरू कर देते हैं, तब बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि इस चीज को प्रोसेस कैसे करें। हाँ। बिकॉज ये काफी नया एक्सपीरियंस होता है, कोई ट्रेन नहीं करता इस जी चीज। जी। अब यूवर्स यस यस। मैं रोज देखती हूँ, इनकी आंखें जाती हैं। दे कांट हियर। कानों से सुनना बंद हो जाता है, आंखों से देखना बंद हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बोल जाता है। न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है एक इंसान में। अब कैसे इतनी सारी कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स जो आती है उन्हें, उसे कैसे कैसे डील करें? कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है क्या? हेलो, एम आई ऑडिबल? यू आर वेरी ऑडिबल। आपका वीडियो बीच में इंटरप्ट हो गया। आवाज आ रही है मेरी? क्या करना चाहिए? कितना अवेयर होना चाहिए इस चीज का? और क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि लाइफ इजी हमारी भी हो और उनकी भी हो जाए? ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे हम लोग ने बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है कि ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो जानबूझ के कर रहे हैं या फिर उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस वजह से लोग ज्यादा इरिटेबल हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। और समहाउ उनके माइंड में ये चीज नहीं होती कि हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, या हेल्प हेल्प सीकिंग बिहेवियर अगर शो करते हैं तो ये चीजें हमें हेल्पफुल किसी ना किसी फॉर्म में हो सकती है। क्योंकि लोगों ने इतना उसको यूजुअली कंसिडर कर लिया है नॉर्मल वे में कि हाँ, तो बेटर है कि हम लोग इसको पहले तो अंडरस्टैंड करें इस प्रॉब्लम को कि हाँ, ये चीजें ठीक हो सकती है, और जिस तरह से हम लोग डील कर रहे हैं नॉर्मली, उससे बेटर वे में हम लोग इससे डील कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन है कि हाँ, हमें नॉर्मलाइज नहीं करना है इस चीज को। जो भी इश्यू अगर किसी भी एज ग्रुप में अगर दिखाई देता है, तो हमें उसको प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह ही कंसिडर करना है। जैसे पेरेंट्स के विजुअल प्रॉब्लम अगर स्टार्ट होता है, तो हम लोग कैजुअली ले लेते हैं कि हाँ, ये तो सबके साथ होता है,
कैटरेक्ट की वजह से हो रहा है या और किसी चीज की वजह से हो रहा है। तो हम इस चीज को जितना कैजुअली लेते हैं, और पेरेंट्स क्या करते हैं कि पेरेंट्स खुद ही ज्यादा ओवर अज्यूम कर लेते हैं कि बच्चों को चीजें ना बताएं ताकि उनका बर्डन ना बढ़े। लेकिन पेरेंट्स से भी मेरा यही कहना रहेगा कि आप इनिशियल स्टेज में ही उनको इन्फॉर्म करो, ताकि ये चीज ना हो कि जब वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए या फिर एडवांस लेवल पे पहुंच जाए, तब अल्टीमेटली प्रॉब्लम बढ़ेगी, और सबकी बढ़ेगी, हेल्थ वाइज या पर्सनली खुद की भी, और फाइनेंशियली और प्रोफेशनली या सोशली पूरे फैमिली का बर्डन बढ़ेगा। तो बेटर है कि हमें इनिशियल ही स्टार्टिंग के फेज में ही बच्चों को भी इन्फॉर्म करना है। तो पेरेंट्स को भी वो चीज ध्यान रखनी है कि आपने तुरंत ही जो भी प्रॉब्लम हो उसको इंडिकेट करना है, अपने बच्चों को कन्वे करना है। तो जो ओल्ड एज में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है, इट्स लाइक मेमोरी इश्यू। हाँ हम लोग बहुत कैजुअली भी इस चीज को हम लोग बात करते करते, जैसे हम लोग कभी किसी चीज को भूल जाते हैं तो हम लोग उसको एक लाफिंग वे में भी हम लोग कन्वे करते हैं कि हाँ अब तो मेरी एज हो चली इसलिए मैं चीजें भूलने लग गया हूँ। हाँ। तो इसको नॉर्मलाइज नहीं करना है, क्योंकि अभी वो समहाव हमारे रूट्स में पड़ा हुआ है, हमारे कॉन्शियसनेस में है कि अगर ये पेरेंट्स को अगर हो रहा है एज के साथ तो ये कॉमनली होगा ही, तो हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है। तो एक कट ऑफ जो एज का होता है, तो वो एक मेडिकली प्रूवन कट ऑफ अगर बात करें तो 65 का एक कट ऑफ एज कंसिडर किया जाता है। समहाउ वो इंडिविजुअल पेशेंट्स में या पर्सन टू पर्सन वरी कर सकता है। तो मेरे हिसाब से 50 प्लस में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, तो उन्होंने तुरंत ही एक साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए या फिर एक न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। तो डिमेंशिया एक बहुत बड़ा डोमेन है ओल्ड एज ग्रुप में, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं। सबसे कॉमनली हमें एक लगता है कि एक जो मेमोरी का इश्यू है, हम्म। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मेमोरी के इश्यू को ही सिर्फ डिमेंशिया कंसिडर किया जाए। मेमोरी वाला इश्यू अलग चीज हो गई, जिसको एमनेजिया कहते हैं। कि एमनेजिया और डिमेंशिया दोनों एक चीज नहीं है। एमनेजिया इज पर्टिकुलर फॉर द मेमोरी ओनली, मतलब कि जो मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और अगर किसी की याददाश्त चली गई है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि एमनेजिया है। लेकिन डिमेंशिया एक बहुत बड़ा डोमेन है, जिसके अंदर काफी अलग अलग कंपोनेंट आते हैं, जैसे कि लैंग्वेज हो गया, आर्टिकुलेशन हो गया, हायर मेंटल फंक्शन हो गए, जिसमें एग्जीक्यूटिव फंक्शन से लेकर बहुत सारी चीजें आती है कि टास्क को कंप्लीट करना, और मेमोरी उसमें एक पार्ट हो सकता है। तो अगर किसी को डिमेंशिया का प्रॉब्लम है तो वो बहुत ही बड़ी चीज हो गई है, जिसको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, डिले नहीं करना है। क्योंकि अर्ली स्टेज में जब वो होता है तो उसको हम लोग एमसीआई यानी कि मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, तो जैसे ही उसका नाम है उसी से हमें पता चलता है कि बहुत मिनिमम लेवल का कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट यानी कि जो हमारे हायर मेंटल फंक्शन होते हैं, मेमोरी से लेकर अटेंशन से लेकर कंसंट्रेशन से लेकर बहुत सारे चीजें जो होती है जो हमें डे टू डे लाइफ में हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व आती है। तो हमें उसको ध्यान में रखना है कि ये अगर किसी को हो रहा है तो वो मिनिमल लेवल पे है, तो अर्ली स्टेज में है, उसको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, इजीली रिजॉल्व किया जा सकता है। राइट। लेकिन फिर बहुत ज्यादा लोग, इवन एजुकेटेड पीपल में भी ये चीजें कॉमनली देखने में मिलती है हाँ। कि मेरे पास काफी पेशेंट्स लेके आते हैं, तो उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो ऑलरेडी 85 प्लस की एज में होते हैं, जब तक वो चीजें एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी होती है। ओह। जैसे मैं आपको रेशियो की बात बताऊं, हाँ, कॉमन जो जनरल पॉपुलेशन है उसमें अगर रेशियो की बात बताऊं मैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि 65 की एज से ऊपर, मतलब 65 की एज के अगर हम लोग पेशेंट कंसिडर करें, तो उसमें अगर 100 पेशेंट हमारे पास है रैंडमली, तो उसमें कम से कम 5 लोग ऐसे मिलेंगे जिनको ऐसी प्रॉब्लम है। डिमेंशिया। और ये नंबर्स धीरे धीरे एज के साथ बढ़ता जाता है। और 85 यानी कि 80 प्लस की एज तक अगर हम लोग बात करें,
तो ये नंबर जो है परसेंटेज वाइज 20 से 40% तक बढ़ जाता है। इतना प्रोग्रेस हो जाता है इस इलनेस का विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये हमेशा इंडिविजुअल के साथ वरी करेगा कि चीजें धीरे धीरे, किसी में प्रोग्रेस ज्यादा फास्ट हो रहा है, किसी में धीरे धीरे स्लोली प्रोग्रेस हो रहा है। तो हमें नहीं पता कि हमारे पेरेंट्स में या गार्डियन में ये स्लोली होगा या प्रोग्रेस फास्ट होगा। तो हमें हमेशा उसको अलर्ट मोड पे रखना है, या जब भी हमें उनके साथ हमें ऑब्जर्व करना है कि हाँ उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, या उनसे आप इंटरेक्ट करिए, नॉर्मली जब बात करिए तब उनको पूछिए कि आपको ऐसे किसी डोमेन में प्रॉब्लम आ रही है, लैंग्वेज इश्यू में। जैसे नॉर्मली स्पीच जब हम बात करते हैं, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि जो फ्लुएंट स्पीच है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मली लैंग्वेज में, वर्ड बाय वर्ड सेंटेंस हमारे बन रहे हैं। तो अब इसको हम लोग मैथमेटिकली कंसिडर करेंगे तो 100 to 150 वर्ड्स एक नॉर्मल स्पीच के लिए फ्लुएंट माना जाता है। तो 1 मिनट में अगर कोई पर्सन 100 to 150 स्पीड से बात कर रहा है, फ्लुएंट है उसकी स्पीच, ऐसा कह सकते हैं। अगर इससे ज्यादा बढ़ रहा है तो वो अलग चीज हो जाएगी, अलग इलनेस की तरफ इंडिकेट करेगा। और अगर इससे कम हो रहा है, और आर्टिकुलेशन यानी कि वर्ड को जो फॉर्मेशन है उसको हमें कैसे बात करना है, लैंग्वेज में ग्रामर है, सारी चीजें, ये आर्टिकुलेशन। अब ऑब्वियस बात है कि 60 की एज तक हमारे पेरेंट्स पहुंच चुके हैं नॉर्मल उनकी ब्रेन फंक्शन के साथ। तो ऑब्वियसली कि उनमें अगर ऐसे प्रॉब्लम दिखते हैं कि वो सेंटेंस फॉर्म करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या वो बातचीत करने में वो गड़बड़ यूज कर रहे हैं, ग्रामर ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, तो हमें वो एक साइन कंसिडर करना चाहिए। हमारे दिमाग में एक अलार्म बजना चाहिए कि दे माइट बी नीड हेल्प। तो हमें उसको लाइटली नहीं लेना है, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। राइट। फ्लुएंसी के बारे में मुझे भी नहीं पता था इतना। 150 वर्ड्स। या वो बहुत ही, हाँ, बट वो वैसे आप किसी से बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी स्पीड नॉर्मल है, बात करने का तरीका कैसा है। और अगर कोई बहुत ज्यादा स्पीड में बात कर रहा है तो वो भी आपको पता चल जाएगा, कुछ तो स्पीड हो रही है ज्यादा, इसकी फ्लुएंट स्पीच नहीं है, या बहुत ज्यादा ये स्पीड में बात कर रहे हैं। तो वो हाँ। अ, मेरे दूसरी मेंटल इलनेस की और। जी। मतलब मेरे पेरेंट्स भी अभी आजकल स्मॉल टॉक ज्यादा करते हैं। दे डोंट फील लाइक टॉकिंग, ज्यादा बात नहीं करते। कुछ कुछ स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस बनाते हैं। सो कम्युनिकेशन भी उनका डीरेंज हो चुका है बिकॉज ऑफ देयर एज। सो ये सब बहुत ही, ये ओके। बोलने में पढ़ने में तो वी लाइक हम पढ़ लेते हैं एक सेंटेंस में, जब प्रैक्टिकली ये चीजें आपके साथ हो रही होती हैं तो इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, लाइफ बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। जी। और मैं सोच सकती हूँ कि हमारे पेरेंट्स के लिए तो लाइफ और एक्सट्रीम डिफिकल्ट होगी। यस, एक्चुअली उनके लिए ज्यादा डिफिकल्ट इस वजह से हो जाती है क्योंकि उनका एज ग्रुप वैसा है। उनके पावर मसल्स के जो स्ट्रेंथ है वो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, सोसाइटल का जो उनका बॉन्ड था, उनकी खुद की जो एक्सपेक्टेशन थी, एस्पिरेशन थी, वो सारी चीजें अब क्या हो गई, स्लो होने लगी। जब एनर्जी की बात करें तो बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। इस वजह से जैसे से एज बढ़ती है तो बाकी जो डोमेन है उसमें भी मूड का, जैसे कि डिप्रेशन ज्यादा देखने मिलता है ओल्ड एज ग्रुप में, क्योंकि वो पहले इंडिपेंडेंट थे, सारे हेड ऑफ द फैमिली थे, सारे डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास था। अब वो चीजें धीरे धीरे ट्रांजिशन फेज में चली गई है। समहाउ फैमिली रीजन की वजह से, समहाउ अपने कॉग्निशन की वजह से, समहाउ अपनी हेल्थ की वजह से, वो पावर वो धीरे धीरे अपने ऑफस्प्रिंग को, यानी कि अपने नेक्स्ट जनरेशन को वो पास ऑन करते हैं, विलिंगली और अनविलिंगली समहाउ वो ट्रांजिशन होता है। तो जब स्मूथ ट्रांजिशन हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पेरेंट्स जब अवेयर हो इस चीज से, तभी उन्होंने बच्चों को धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। और खुद को भी अगर कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो वो फ्लुएंटली, फ्रीली कन्वर्जेशन, कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। वरना जैसे हम लोग कॉमनली बात करते हैं, कॉमनली सुनते हैं कि जनरेशन गैप। तो व्हाट इज जनरेशन गैप? ये यही चीज होती है कि वो कुछ कहेंगे तो शायद उनको पहले से प्री ऑक्यूपाइड है दिमाग में कि ये लोग नहीं समझेंगे, ये तो नई पीढ़ी है,
ये हमारी बात नहीं समझेगी, नहीं सुनेगी। मेरे साथ क्या होता है कि ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स जी। क्या होती है कि मैं कुछ कह रही होती हूँ, वो कुछ कह रहे होते हैं, एंड देन द आर्ग्यूमेंट बिकम सो हीटेड कि मुझे डर लग जाता है अब इनका बीपी तो नहीं शूट अप हो जाएगा ना, अभी कहीं स्ट्रोक तो नहीं आ जाएगा, इमरजेंसी कंडीशन तो नहीं आ ओके। जाएगी। सो मैं कैसे फाइंड आउट ओके। करूँ कि मुझे कब रुकना है, या फिर कोई और ओके। दूसरा लाइक माय फ्रेंड, अगर उसे मेरे मेरे से बात करनी है एंड आई एम नॉट एबल टू पिक अप हिज कॉल, और वो मेरे घर वालों को फोन करें, एंड देन वो क्या ऐसा बोले कि भाई उनको स्ट्रोक वाली कंडीशन ना आए, दे आर एबल टू हैंडल एंड दे आर एबल टू लिसन टू द प्रॉब्लम ऑल्सो, और वो जवाब भी दे पाए उसका बिना किसी इमरजेंसी कंडीशन के। ये एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ओके। तो इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि ये एकदम रातों रात डेवलप करने वाली स्किल नहीं है। तो, जब भी आप किसी भी पॉइंट, लाइफ के अभी पॉइंट पे हो, एज चाहे आपकी 30s में हो, 20s में हो, टीन में हो, है ना, तब से ही हमें उस चीज को हमारी सराउंडिंग में स्प्रेड करना है और उसको सीखने की कोशिश करनी है। सीखने की कोशिश क्या करनी है कि जब भी कम्युनिकेशन हो, तो कम्युनिकेशन का मतलब ही वही है कि हम एक चीज बोल रहे हैं और एक चीज सुन रहे हैं। राइट। आप आप रेडियो पे नहीं बैठे हो, आप रेडियो पे बैठे हो तो आप बोले रहे हो और लोग सिर्फ सुन रहे हैं। दिस इज वन वे कम्युनिकेशन, है ना। तो वो एक मीडिया का ट्रांसपोर्ट है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वन वे कम्युनिकेशन। बट कम्युनिकेशन कभी भी वन वे पॉसिबल नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब ही वही है कि इट इज ऑलरेडी टू वे, कि हमें सुनना है और बोलना भी है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें सुनना क्या है, कि जब वो बोल रहे हैं तो पहले हम एटलीस्ट उनकी बात सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं। माइट बी पॉसिबल कि उनके जो थॉट्स है, उनके जो एक्सपीरियंस है, वो आपको से शेयर करना चाहते हैं हर चीज में, ताकि उनके हिसाब से आपको, यानी कि उनकी जो नेक्स्ट पीढ़ी है, उनके बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि उन्होंने जो गलती करी है उनके टाइम पे वो ना हो। वो अपना ओपिनियन देने की ज्यादा सोचते हैं, वो सुनना है। जब तक वो बोल रहे हैं तब तक हमें सुनना है। और हमें उनकी बात सुनते ही इमीडिएट रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे अच्छी स्किल है जो हमें लर्न करने की जरूरत है, कि हमें एक चीज लर्न करने की जरूरत है कि जब भी, नॉट इवन पेरेंट्स, नॉट ओनली पेरेंट्स, ये सिर्फ उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मैं जनरली बता रहा हूँ, कि जैसे हम और आप आपस में बात कर रहे हैं, आप आपके रिलेटिव्स बात कर रहे हैं, आप आपके फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ मीटिंग में आप कोई कम्युनिकेट कर रहा है, तो हमें तुरंत ही रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, आइडियल कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, कि आपने कुछ कहा, मैंने सुना, प्रोसेस किया, टाइम लिया, उसके बाद में मैंने कुछ सोच के उसके ऊपर अपना ओपिनियन मैं प्रेजेंट करूंगा। बट हम लोग क्या करते हैं जनरली, कि पेरेंट्स ने अगर कुछ कहना शुरू किया कि शाम को मत जाओ बाहर, या इस कोर्स को आप परस्यू मत करो, या इस कॉलेज में एडमिशन मत लो, या इस सिटी में, इस स्टेट में आप मत सेटल हो, तो तुरंत ही हम लोग बिना सोचे समझे कि वो क्यों हमसे ये चीजें कह रहे हैं, हम तुरंत ही भड़क जाते हैं कि आपको तो हम कुछ कहना चाहते हैं, आप सुन ही नहीं रहे हो, आपने कभी हमारी बात सुनी नहीं है, आपने अपना ही पर्सपेक्टिव हमेशा बताया है। तो दिस दिस विल बिकम आर्ग्यूमेंट। ये आपका कम्युनिकेशन नहीं रह गया। फिर आप अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश में लग गए हो, कि हाँ, कि मैं अब सही हूँ, ये इनको साबित करके बताऊंगा, मैं सही हूँ, ये गलत है। तो ये आर्गुमेंट बन गई है, ये कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। तो हमें कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन ही रखना चाहिए। लाइक आपके पेरेंट्स ने आपको अगर कुछ सजेस्ट किया है, तो आप उस समय पे उनकी बात सुन लो, सारी चीजें वो क्या कहना चाहते हैं सुन लो। अगर आप अग्री नहीं भी हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आपने क्या करना है कि थोड़ा सा समय लेना है। शायद आपको अगर आफ्टरनून में अगर डिस्कस हुआ है कुछ चीजें, तो आप टाइम ले लो, आप इवनिंग में उनसे फिर से बात करो।
तो अब क्या हो जाएगा, इवनिंग में उन्होंने जो ओपिनियन देने थे वो दे चुके हैं आफ्टरनून में। अब इवनिंग में वो भी एक लिसनिंग मोड पे चले जाएंगे कि हाँ अगर आप कुछ कह रहे हो तो वो सुनेंगे। और इंस्टेंटली आर्गुमेंट में जाने का मतलब क्या है कि आप भी अननेसेसरी एग्रेशन दिखाओगे अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। तो ये चीजें भी कंट्रोल हो जाएगी, बिकॉज आपने समय ले लिया है, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, आपने इवनिंग का टाइम ले लिया। अब क्या होगा कि आपका जो भी एंगर था इमीडिएट, वो भी शांत हो जाएगा। तो आप भी रीजनेबल बात करोगे कि हाँ आपने कहा ये इस बारे में मैंने सोचा, बट पॉइंट इज कि ये मैं सोच रही हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी बेटर मिली है, इस वजह से मैं ये सिटी में शिफ्ट होना चाहती हूँ। यहाँ पे मुझे प्रोफेशनली करियर ग्रोथ करने के लिए और ज्यादा अपॉर्चुनिटी, और इस वजह से मैं शिफ्ट होने के लिए सोच रहे हैं। या फिर जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, कोर्स परस्यू करना है, फैमिली से किसी और बात करनी है, या फिर किसी रिलेशनशिप को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो कॉमनली जब ये होता है कि हम अगर कुछ डिस्क्लोज कर रहे हैं कि मुझे एक लड़का पसंद है या मुझे एक लड़की पसंद है, तो अब चीजें क्या हो जाती है कि आप अपने हिसाब से ही उस चीज को प्रेजेंट करते हो, क्योंकि आप अपने हिसाब से उस चीज को बेस्ट देख रहे हो। तो ऑब्वियस बात है कि आपको तो वो चीजें सारी सही लगेगी, लेकिन किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव से क्या एक्चुअल में वो चीजें वैसी है जैसी होनी चाहिए। तो वो हीटेड आर्ग्यूमेंट हम लोग इससे अवॉइड कर सकते हैं कि हमें सोचना है, समय लेना है, हम्म। हमें हमारी बात भी रखनी है, बट उसको आर्ग्यूमेंट में ना कन्वर्ट हो जाए। और जो आपका क्वेश्चन है कि समहाउ वो हीटेड आर्ग्यूमेंट होते होते ही हमारे दिमाग में एक अलार्म बजता है कि अगर इनका बीपी शूट कर गया, इनको कोई स्ट्रोक आ गया, या इनको कोई और दिक्कत हो गई, या बहुत ज्यादा जैसे हम लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं कि बात कोई डिस्क्लोज करता है और तुरंत हार्ट अटैक आ जाता है पेरेंट्स में से किसी। तो हाँ, तो ये बहुत ही वैसी चीज हो गई कि हमें इसके लेवल पर हमें पहुंचना नहीं है। तो हमें क्या करना है कि कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन रखना है, सुनना है, समझना है, वो कंसिडर करना है अगर हमारे पास उसके रिगार्डिंग। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार ये सोच के देखिए, क्योंकि मेरे साथ आप भी अग्री करेंगे और मुझे लगता है कि हर कोई अग्री करेगा कि इस दुनिया में ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं है जो अपने बच्चों का बुरा चाहते हैं, राइट। राइट। हाँ, तो ये चीज हमारे बैक ऑफ माइंड में है हमेशा। बट जब भी वो कुछ कहते हैं तो हम उसको कंसिडर करने की बजाय लड़ना झगड़ना शुरू हो जाता है। तो हमें उस चीज को भी ध्यान रखना है कि हाँ वो चाह रहे हैं कि हमारा अच्छा हो, इस वजह से वो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव रहते हैं ज्यादा। तो ये भी हमें चीज को ध्यान रखना है कि वो आर्गुमेंट हीटेड ना हो जाए, और फिर आपका मतलब मुद्दा ही भटक जाएगा कि हम्म। अब बात हो गई हेल्थ पे, कि अब वो बीमार हो गए, उनका बीपी बढ़ गया, उनको हॉस्पिटलाइज ले जाना पड़ रहा, आप गिल्ट में हो कि मेरी वजह से ये हुआ। तो ये चीजें नहीं होनी हाँ, चाहिए। राइट। कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं ताकि हमारे लिए लाइफ इजी हो जाए, उनके लिए भी। अभी 10 मिनट्स बचे हैं बस। ओके, ये करना तो पड़े। सबसे जो इजी जो वे है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास 24 आवर है। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स है उसको बोलते हैं स्लीप हाइजीन। तो स्लीप हाइजीन का मतलब ये होता है कि रात को सोने का समय आपने फिक्स कर लेना है, वेदर यू आर वर्किंग और रिटायर्ड और पोस्ट रिटायर्ड, एनीथिंग। अगर आपका वेकेशन है, सारी चीजें मोटा मोटा, मोटा मोटा का मतलब है कि महीने में 30 दिन आते हैं तो 25 दिन से 26 दिन आपको ये चीजें फॉलो करनी है। अगर 1 2 दिन 4 दिन कहीं कुछ चीजों में आप उलझे हुए हैं, कहीं चीजों में बिजी है, या फिर कोई आया हुआ है, तो आपको मन है कि हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन है तो हम लोग टाइम स्पेंड कर लेते हैं बेड ज्यादा, दैट हाँ। इज फाइन। हम्म। ओके, तो हम्म। ये चीजें हैं। तो फिर भी मोटा मोटा हमें 25 दिन से 26 दिन ये चीजें फॉलो करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें रात को सोने का समय फिक्स कर लेना है। दूसरा कि सुबह उठने का समय फिक्स कर लेना है। हम्म। मॉर्निंग में आप टी कॉफी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, उसका कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि आफ्टरनून में 4 o'clock के बाद आपने टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ये चीजें अवॉइड करनी है।
हाँ। इससे क्या होगा कि आपको स्लीप में दिक्कत आ सकती है। जब सारी चीजें सही चल रही होती है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट ये हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत जरूरी है, और इंडिविजुअली बहुत जरूरी है हमारा बॉडी का पूरा ऑरा मेंटेन होने के लिए। तो फिर हमने 4 o'clock के बाद टी कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड कर देना है। किसी भी प्रकार का एडिक्शन है तो आपको उसको अवॉइड करना है बिल्कुल। फिर बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, कि अगर आपका जो रात का जो डिनर है वो एटलीस्ट 2 घंटे पहले हो जाना चाहिए, जो भी आपका सोने का समय है उससे। ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि सारे काम निपटा लेंगे, फिर खाना खाएंगे तुरंत से सो जाएंगे। दिस इज रॉन्ग वे। तो हमें ये चीज नहीं करना है। तो हम्म। 2 घंटे पहले आपने अपना डिनर कर लेना है। और डिनर, इट शुड बी बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है कि इट शुड बी प्रोटीनेशियस, प्रोटीन कंटेंट वाला होना चाहिए, कि दाल है, सब्जी है, कठोर है, पल्सेस वगैरह है, वो हमें रखने हैं। हमारा जो मेजर कंपोनेंट है हमारे बॉडी का और रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, तो 1 ग्राम पर केजी इट्स आइडियल कंसिडरेशन। तो हमें प्रोटीन हमारा मस्ट होना चाहिए। उससे थोड़ा कम होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या आ जाएगा कि राइस, रोटी, सारी चीजें जो है वो थोड़ी कम होनी चाहिए। और उससे भी कम होना चाहिए फैटी फूड, हम्म। जिसमें हम लोग चीज, बटर, ये सारी चीजें जो एक्स्ट्रा है उसको कंसिडर करना है। और एक मेजर पॉइंट है कि जंक फूड को हमें हमेशा अवॉइड करना है। बहुत ही फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो, रेयर हो, तो बेटर है। क्योंकि जंक फूड जो है हमारे बॉडी के सारे केमिकल्स के साथ छेड़खानी करता है, जिससे स्ट्रेस भी बढ़ता है। हम्म। तो ये चीज हमें कंट्रोल करनी है। ओके, अभी बस तो फाइव ये आप, हम्म, पांच तो ये मिनट आप, के अकॉर्डिंग। आपका ये जो रूटीन है ये, हाँ, तो सबसे पहले आपका ये जो है बेटर हो जाएगा आपका रूटीन। तो ये इससे करेंगे तो आपके जो थिंकिंग है उसको भी काफी help करेगा। क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा और अगर किसी भी मेडिटेशन, हाँ, एक बात बताइए, हम्म, जब भी डिसीजंस लेने होते हैं, कभी भी चार लोग तो उस पर कंसेंट देंगे नहीं। सो यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजंस, पेरेंट्स के अगेंस्ट भी जाना होगा। अब आप मेरे को ये बताओ कि जब ऐसा होगा तो सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, मतलब बीच का रास्ता कैसे निकालें। आपने डिसीजन, हमने अपना डिसीजन ले ओके। लिया, पेरेंट्स आर तो नॉट सबसे पहले, सेटिस्फाइड, बट जी, एमिकेबल रास्ता तो निकालना है कोई ना कोई। ओके, आप बताओ ऐसे सिचुएशन श्योर में। श्योर, ओके, नहीं, हाँ, इसमें सबसे पहले आपको तो एक चीज कंफर्म करनी पड़ेगी, वेदर योर डिसीजन इज गुड फॉर योर सेल्फ और नॉट, और वो सिर्फ आपकी नजर में सही है या आइडियल भी है। दोनों चीजें अलग हो जाएंगी, हाँ, है ना। आइडियल और तो सही। आप, या, तो आपको अपनी नजरों में सही डिसीजन पे अगर कंसिडर करना है तो मेरे हिसाब से वो चीज आपने थोड़ा सा लोगों के पर्सपेक्टिव से भी सोचना है कि हाँ, कि आइडियली ये डिसीजन सही है मेरे लिए भी, मेरी नजर से हो ना हो, लेकिन ये बाकी लोगों की नजर से भी ये सही होगा। 100 में से अगर हम लोग 80 लोगों से ये पूछेंगे तो वो यही यही कहेंगे कि ये सही होना चाहिए, ये ऑप्शन है। ठीक है। अब क्या होगा कि आपका पेरेंट्स के साथ आर्ग्यूमेंट होगी, हाँ। वो भी आपका अच्छा चाहते हैं, हाँ। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो भी आपका सही सोच रहे हैं। तो अब क्या है कि आपने ये जो डिसीजन लिया है ये क्या क्या सोच के लिया है, ये पहले तो उन अपने पर्सपेक्टिव से हमें उनको एक्सप्रेस करना है, बिना गुस्सा किए, बिना नाराज हुए। इससे क्या होगा कि वो ओपन अप हो जाएंगे। और वो गुस्सा कर रहे हैं या वो नाराज हो रहे हैं तो हमें कम्युनिकेशन करना है। जैसे हमने पहले ही बात करी कि जब वो बोल रहे हैं तो हमें सुनना है, और जब हम उस बात को, वो जो कंसिडर कर रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, तो हमें उसको कंसिडर करना है कि हाँ, ये इनके 4-5 पॉइंट्स हैं जो इनको ये प्रॉब्लम फील हो रही है, कि इनकी नजर में ये डिसीजन सही क्यों नहीं है। हम्म। ठीक है। तो हमें अगर उनके पॉइंट्स से, जो उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं उसको कंसिडर करना है, कि ठीक है आपके पास ऐसे वैलिड पॉइंट है जो वो उनके 5 जो उनके सवाल है उनको वो कवर कर सके। तो हमें आराम से उनको वो एक्सप्लेन करने हैं कि आप ये सोच रहे हो, आई अग्री, आप अच्छा सोच रहे हो, लेकिन ये ऐसा है, हम ट्राई ले सकते हैं। बिना गुस्सा किए, बिना हीटेड आर्ग्यूमेंट के हमें उनको ये चीजें एक्सप्लेन करनी कि वो पहली बार तो कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ एज, कि उन्होंने पहले अगर किसी डिसीजन को दे दिया है तो वो कहेंगे कि अब किसी बात नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि वो एक ईगो होता है जो हमारा पेरेंट्स के मतलब एज में होगा कि हाँ,
कि मैं अपने बच्चों के लिए सही डिसीजन मैं लूंगा, मैं कंसिडर करूंगा, मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ। ठीक है। दूसरा, कि हमें उस चीज को क्या करना है कि उसी टाइम पे हमें तुरंत से डिसीजन मेकिंग पावर पे नहीं पहुंच जाना, कि हाँ, कि मैं आज ही ये डिसीजन ले लूंगी और आज ही ये कन्विंस हो जाए। दिस विल नेवर हैपन। ठीक है। क्योंकि उनको भी अपना जो थिंकिंग है उसको मॉडिफाई करने में टाइम लगेगा, तो आपने रिपीटेडली अपने पॉइंट्स उनको रखने हैं शांति से। तो आई डेफिनेटली टेल यू कि कुछ समय बाद वो कंसिडर कर ले। ठीक है। अब कितना टाइम बचा है तो मैं एग्जांपल बता देता हूँ, दो इससे मिनट आपको बचे काफी चीजें क्लियर हो जाए। दो हाँ। मिनट तो बचे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक मेरा कजिन है, उसको रिसेंटली ही स्टोरी है ये। तो उसको लव मैरिज करना था। तो अब उसके पेरेंट्स टीचर है, तो टीचर्स आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड टू दिस पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो दे आर वेरी रिजिड, तो वो कंसिडर नहीं करते। और वो रहते हैं गांव में, जहाँ उनके गांव में इज्जत समाज और सारी चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो होती है। तो अब क्या हुआ कि अब वो उसको जो रिश्ते दिखा रहे हैं वो डिनाई करे जा रहा है, बट रीजन कुछ नहीं बता पा रहा। हम्म। उसने मेरे से बात करी, तो मैंने उसको कहा कि ये तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए कि मेरे को कोई पहले ही बताया था कि वो गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें गुस्सा नहीं करना। बिकॉज क्योंकि वो तुम्हारा अच्छा सोच रहे हैं और तुम भी अच्छा अच्छा सोच रहे हो। तो जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे कि तुमने जो पार्टनर चूज किया है वो सही है, तो वो तब तक वो अग्री नहीं करेंगे। तो इसमें टाइम लगेगा। तो तुम्हें रिपीटेडली उसको बात करनी है। और अब ये सारी जो प्रोसेस है उसमें 1.5 साल लगा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी इनिशिएट नहीं कर पा रहा था। वो जल्दी जल्दी बात नहीं कर रहा था। उसने अपने पॉइंट्स रखने में बहुत टाइम ले लिया। बट आई विल टेल यू कि मैं अभी आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट मंथ में उसकी शादी है, वाह। जैसे मैंने उसको बताया। हाँ। तो उसने वो चीजें फॉलो की, उसके पेरेंट्स भी अग्री हो गए, दोनों फैमिली अग्री हो गई। और अब जैसे लव मैरिज अरेंज मैरिज में फुली कन्वर्टेड हो गया। तो मानते हैं पेरेंट्स, जब पेरेंट्स को कंसिडर हुआ कि हाँ, जो इसने सोचा है पार्टनर वो सही है, तो अब वो भी मान गए उस बात को।